इस वीडियो में हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं वो इंसान यूँ तो एक गरीब घर में पैदा हुआ था, जहाँ उसको 2 टाइम का खाना भी सही से नसीब नहीं हुआ करता था। बट फिर भी वो आगे चढ़ के कुछ ऐसा कर देता है जहाँ दुनिया उसको याद रखने वाली थी। इस इंसान की बचपन में ही स्कूलिंग छूट जाती है, क्योंकि इतना घर वालों के पास में पैसा नहीं था कि वो उसको स्कूलिंग भी करा सके और खाना भी दे सके। तो बचपन से ही उसको अपने घर वालों के साथ में फार्मिंग में जुड़ जाता है, जहाँ वो खेती करता है। बट कहते हैं ना कि इंसान की भूख और जज्बा उसको उसके हालत बदलने पे मजबूर कर देता है। कुछ यूं ही कहानी थी इस इंसान की। पैदा तो गरीब घर में हुआ था, बट उसको कुछ बड़ा करना था। उसने सोच के रखा था। उसने बचपन से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। उसने फार्मिंग भी की, चावल बेचे, यहाँ तक कि मजदूरी भी कर दी। कई बार घर से भाग गया क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गया था उस लाइफ को, जहाँ वो काम तो कर रहा था बट उसको उस काम का उतना पैसा नहीं मिल रहा था, जिसको देख के वो घर से भाग जाता है और एक नई सिटी में जाके मजदूरी भी करता है। बट हर बार वो फेल हो रहा था, क्योंकि उसके घर वाले उसको कैसे न कैसे ढूंढ के वापस घर ला लेते थे और फिर वो वहां पर फिर से फार्मिंग करने लगता था। बट वो लाइफ से वो परेशान हो चुका था, उसको उसकी लाइफ बदलनी थी। इंसान आगे चल के दुनिया की तीसरे नंबर की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बनाता है, जिसे हम आज होंडाई नाम से जानते हैं। हमें पता है होंडाई एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बट इसके पीछे का इतिहास किसी को पता नहीं है। इस वीडियो में हम उसी चीज को देखेंगे। यूं तो इसके ओनर ने बहुत सारे फेलियर देखे। हम जैसे नॉर्मल अगर कोई इंसान हो तो एक फेलियर से डर के किसी भी काम को करने के बाद में बैठ जाता है, बट इस इंसान ने इतनी ज़्यादा फेलियर देखे फिर भी वो रुका नहीं और दुनिया की थर्ड नंबर की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दी। बात है 1915 की, जब कोरिया के एक टोंगजन नामक गांव में चंगजू यंग नामक इंसान का जन्म होता है। ये वही इंसान है जिसने होंडाई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई। यूँ तो ये गांव आज नॉर्थ कोरिया का पार्ट है, बट उस टाइम पे पूरा कोरिया एक हुआ करता था, जिस पे राज था जापान का। जैंग जिस फैमिली में पैदा हुआ था वो फैमिली काफ़ी बड़ी थी। वो तकरीबन 7 भाई बहन थे और जिसमें ये सबसे बड़ा था। और गरीबी इतनी कि वो सबको सही से खाना भी नहीं दे पाते थे। इसी को देखते हुए सबसे बड़ा होने की वजह से उसको 14 साल की उम्र में अपनी स्कूलिंग छोड़ना पड़ती और खेतों में काम पे जाना पड़ता है, जहाँ पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कई बार उसको भूखा सोना पड़ता था। इसी की वजह से वो फ्रस्ट्रेट होता है और कई बार सोचने लगता है कि मैं पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता। तब उसके अंदर एक कुछ बड़ा करने की इच्छा जागती है। वैसे तो स्कूलिंग पीछे ही छोड़ दिया था, बट उसे पता था कि वो ये ज़िंदगी नहीं जी सकता। लाइफ के इतने फ्रस्ट्रेशन के बाद में वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो अब घर से भाग जाएगा और वो उसमें कामयाब भी होता है। उसके गांव से 100 किलोमीटर दूर कुवन नामक एक शहर में वो भाग के जाता है, जहाँ वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूर का काम करता है। अब वो यहाँ आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो पैसे कमा रहा था और उस पैसे को खर्चा करने वाला वो एक अकेला इंसान था। उसको फैमिली की अब टेंशन नहीं थी, जहाँ वो खाना भी सही ढंग से खा रहा था और ना ही उसको किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शन थी। और वो काफ़ी ज़्यादा इस शहर में खुश था और अपने काम से भी खुश था। बट उसकी खुशी अब कुछ ही दिन की थी, क्योंकि तकरीबन 2 महीने बाद उसके घर वाले उस शहर में पहुंचते और उसको ढूंढ के वापस उसके गांव ले जाते और वहाँ उसको फिर से खेती करना पड़ती है। वापस गांव में आने के बाद में वो फिर से खेती करने लगता है, बट अब उसको शहर की हवा लग चुकी थी। उसको आज़ादी वाली ज़िंदगी पसंद आने लगी थी। इसी को देखते हुए जंग फिर से 2 बार भागने की कोशिश करता है, बट दोनों बार वो नाकामयाब होता है और फिर से उसको गांव में लाके खेती करने पे मजबूर कर दिया जाता है। अब कई साल ऐसा चलता रहा। एक टाइम उस गांव में ऐसा आया जब खेती बर्बाद हो गई, फसल उगी नहीं। उस टाइम पे गांव वाले बहुत परेशान हो गए। कई दिनों तक तो उनको खाना भी नसीब नहीं होता है। अब इसी को देखते हुए जंग ने डिसाइड कर दिया कि अब बहुत हो चुका है, अब वो किसी भी हालत में इस गांव में नहीं रुकेगा। अब ये एक तगड़ी प्लानिंग बनाता है, जहां वो चौथी बार
अपने घर से भागने वाला था। अब इस टाइम पे उसको काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करना पड़ती है, क्योंकि अगर पकड़ा जाता तो फिर से उसको गाँव आना पड़ता और फिर आगे भागने की शायद ही उसको मौका मिलता। तो एक वो तगड़ी प्लानिंग बनाता है और गांव से भागता है। गांव से भागने के बाद एक नए शहर में जाता है। सोल गांव में पहुंचने के बाद वो वहीं रुकता है। सोल वही गांव है जो आज की साउथ कोरिया की कैपिटल है। अब चौथी बार वो घर से भाग के आ तो गया था, बट उसके पास में यहाँ आने के बाद कोई भी काम नहीं था। तो वो डिसाइड करता है कि जो भी काम मिले वो काम करेगा, बस उसको अर्निंग करनी है। तो कई बार वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी करता है, कई बार तो उसने सफाई की, ना जाने और भी ऐसे काम किए जो आप सोच भी नहीं सकते। बस उसका अल्टीमेट गोल था कि उसको यहाँ पे सरवाइव करना है और आगे बढ़ना है। इसमें एक खासियत थी कि वो कोई भी काम मिले उसको पूरी लगन से और दिल लगा के करता था। चाहे वो काम कोई छोटा हो या बड़ा हो, वो हर काम को एक तरीके से देखता था और उस काम में पूरा दिल लगा के वो काम किया करता था। चाहे उसको सफाई करना पड़े या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी ही क्यों ना करना पड़े। मजदूरी और काम करने के बाद में उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। उसको एक चावल की शॉप पे जॉब मिलती है, जहाँ उसको साइकिल से चावल लोगों के घर पे डिलीवर करना था और वो उस काम को पूरी लगन से करता है। और कुछ ही दिन में उस शॉप की सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। उसी को देखते हुए उस शॉप का ओनर उसको मैनेजर बना देता है, जहाँ अब उसकी लाइफ ने एक अलग मोड़ ले लिया था। मैंने उसके अंडर में जब मैनेजर वो बनता है, उसके बाद भी शॉप में और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने लगता है। अब उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही किसी तरीके की मजदूरी कर रहा था। बस उसको दिमाग चला के अच्छे से शॉप रन करनी थी और वो उसको बहुत अच्छे से करता भी है और उस शॉप की सेल को भी बढ़ाता है। अब आगे चल के उस शॉप के ओनर की तबीयत खराब होती है और उसी को देखते हुए उस शॉप का ओनर उस शॉप को इसे बेच देता है। और बेचने के बाद में अब ये अपना खुद का बिजनेस रन करने लगता है। अब 22 साल की उम्र में वही लड़का जिसकी 14 साल की उम्र में स्कूल छूट गई थी, जिसने फार्मिंग की, कई बार भागा और बहुत सारी चीज़ों में फेल हुआ, अब वो खुद की एक शॉप रन कर रहा था। और ये शॉप काफ़ी ज़्यादा उस एरिया में फेमस हो गई और काफ़ी ज़्यादा इसका सेल बढ़ने लगा। बट इसके साथ में एक ऐसा किस्सा होता है जो इसको पूरी तरीके से तोड़ के रख देता है, जिसके बारे में उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। बात है 17 जुलाई 1937 की। जापान का एक सिपाही मार्को पोलो ब्रिज के करीब से कहीं गायब हो गया। अब इसको ढूंढने के लिए जापानीज सोल्जर ने चाइना में ढूंढने की परमिशन मांगी, लेकिन जब चाइना वालों ने जापानीज सोल्जरों को परमिशन नहीं दी तो इसी वजह से दोनों देश में एक जंग छिड़ जाती है और एक छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा बन जाता है कि ये जंग तकरीबन 8 साल तक चलती है। 8 साल जंग चलने की वजह से अब जापान में चावल की कमी होती है और कोरिया में भी चावल की कमी होने लगती है, क्योंकि जापान ही कोरिया पे राज कर रहा था उस टाइम। तो आगे चल के एक बिल पास किया जाता है जिसके हिसाब से जापान और कोरिया के अंदर जितने भी चावल की शॉप्स है उसको सरकार के अंडर में ले लिया जाता है। इसी के चलते जंग की भी शॉप अब उसके हाथ से चली गई थी। ना ही उसके पास कोई बैकअप प्लान था और ना ही कोई सेविंग्स थी। इसके बाद में वो इतना बुरा टूट जाता है कि वो फिर से बेरोजगार हो जाता है और रोड पे आ जाता है। उसकी 2 साल की मेहनत लगन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। अब इतना सब होने के बाद में भी ये हार नहीं मानता है और अब वो एक ऐसे काम को स्टार्ट करना चाहता था जिसमें जापानीज सरकार का कोई रोल ना हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ को शॉर्टलिस्ट करता है और फाइनली एक वो नए आइडिया पे काम करना स्टार्ट करता है, जहाँ उसकी प्लानिंग थी कि वो एक गैरेज खोलेगा और कार रिपेयरिंग का काम करेगा। वो काम स्टार्ट करने के लिए उसके पास में तो पैसा ही नहीं था, तो वो डिसाइड करता है कि बैंक से लोन लेगा और वो बैंक से लोन उठाता है और एक कंपनी एक गैरेज स्टार्ट करता है। अब वो उसका बिजनेस स्टार्ट तो हो जाता है, बट वो कहते ना कि किसी इंसान के पीछे तकलीफें अगर लग जाए तो काफ़ी ज़्यादा लग ही जाती है। तो सेम इसके साथ में भी होता है और उस गैरेज में आग लग जाती है। आग लगने के बाद जितने गाड़ियाँ उस गैरेज में खड़ी थी वो भी जल के राख हो जाती है और पूरा इल्ज़ाम जंग पे आ जाता है।
अब इस टाइम पे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि उसने लोन भी ले रखा था और साथ ही में उसको जिन लोगों की गाड़ियां थी उनके पैसे भी चुकाने थे। इतने सारे फेलियर देखने के बाद एक नॉर्मल बंदा अगर होता तो वो हार मान लेता और कोई घर का कोना पकड़ के बैठ जाता। बट जंग में एक अलग ही खासियत थी जो हमने देखा ही, इतने फेलियर के बाद वो घर से भी भाग के निकला था। तो क्या वो ऐसे चीज़ों के बाद में कहीं बैठ जाता? नहीं, इसने फिर डिसाइड किया कि वो एक लोन फिर से उठाएगा और वो लोन उठाता है, फिर से एक गैरेज स्टार्ट करता है जिसमें वो कामयाब होता है और देखते ही देखते पूरा कर्जा वो नील भी कर देता है और एक टाइम पे तो उसके गैरेज में तकरीबन 80 से 90 लोग काम करने लगते हैं। अब इस टाइम तक उसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने लगा था और जंग आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और इसी के बाद वो अपने फैमिली को भी गाँव से सोल बुला देता है और पूरे फैमिली के साथ में वो हंसी खुशी रहने लगता है। अब इस टाइम तक वो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा सेटल हो चुका था, जहाँ 70 से 80 लोग उसके गैरेज में काम भी कर रहे थे और उसकी फैमिली भी उसके साथ में शहर में आके शिफ्ट हो गई थी। बट आगे चल के उसके पास एक और प्रॉब्लम आती है। अब इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था जिसमें जापान भी शामिल था। अब इसी के चलते जापान को एक वर्कशॉप की ज़रूरत थी, तो उसने सरकार ने फिर से एक बिल पास किया जिसने जितने भी कोरिया में और जापान में वर्कशॉप थे सबको अपने अंडर में ले लिया। अब इसके बाद में इसका गैरेज भी जापानीज सरकार के अंडर में चला जाता है। बट इस बार वो पूरी तरीके से इस सिचुएशन के लिए रेडी था क्योंकि पिछली बार के फेलियर से उसने एक सीख ली थी और इस बार उसने एक अमाउंट को सेविंग करके रखा था, जिसके बाद में वो अमाउंट तो उसके पास में अब था, बस उसको करना कुछ था कि जंग खत्म होने का इंतज़ार। अब आखिर में जंग खत्म होती है और साथ ही में जापान का कंट्रोल भी कोरिया से हट जाता है। अब उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी कि जापानीज सरकार का अब कोरिया पे किसी भी तरीके का राज नहीं था। अब वॉर खत्म होने के बाद में जंग फिर से सोल सिटी आता है। अब इस बार वो एक नई उम्मीद से आता है क्योंकि जापानीज सरकार का कोरिया से राज हट चुका था, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और सोल में वो फिर से एक कंपनी खड़ी करता है जहाँ गैरेज स्टार्ट करता है और अब वो एक नए नाम से उतरता है जिसका नाम वो रखता है होंडा ऑटो सर्विसेज। अब यहाँ पर जंग का बिजनेस वापस से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट हो चुका था और उसी टाइम वो देखता है कि साउथ कोरिया पे अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। साउथ कोरिया में अमेरिकन सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा आते रहते थे, तो इसी अपॉर्चुनिटी को वो देखता है कि उनको रहने के लिए तब घर और मकान की ज़रूरत थी, तो अब उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो वो डिसाइड करता है कि क्यों ना एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी कर दी जाए। तो वो 1947 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी करता है जिसका नाम होंडा सिविल सर्विसेज रखता है। स्टार्टिंग में तो उसको छोटे मोटे घर बनाने के कॉन्ट्रैक्ट मिलते या छोटी मोटी रोड बनाने के कॉन्ट्रैक्ट मिलते। अब ये बिजनेस भी उसका अच्छा चलने लगता है। बट आगे चल के और एक उसके साथ में एक किस्सा होता है जहाँ उसको सोल सिटी छोड़ना पड़ती है, क्योंकि सोल सिटी नॉर्थ कोरिया के करीब थी। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला कर देता है जिसकी वजह से सोल पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी को देखते हुए जंग को अब सोल सिटी छोड़ना पड़ती है। सोल सिटी छोड़ के वो बुसान शहर में जाके बस जाता है, बट उसने इस टाइम तक भी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। यूँ तो उसने काफ़ी ज़्यादा बिजनेस पीछे छोड़ के आ चुका था, बट इस टाइम तक उसकी काफ़ी ज़्यादा पहचान होने लगी थी सरकार वगैरह में, तो उसके पास में कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी। अब इसी टाइम पे जब वॉर चल रहा था दोनों के बीच में, तो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था साउथ को और साउथ में काफ़ी ज़्यादा टेंडर पास किए जाते हैं जहाँ पर अमेरिकन सोल्जर को रहने के लिए और वहाँ की रोड बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी। तो तभी जंग अमेरिकन को एक ऑफ़र देता है जहाँ वो कहता है कि अगर अच्छा बजट मिलेगा तो हम किसी भी तरीके की चीज़ें बनाने के लिए तैयार है। इसी को अब अमेरिका के पास में पैसे की तो कभी कमी नहीं थी, तो यहाँ पर डील पास होती है जिसमें जंग को ऑर्डर मिलने स्टार्ट होते हैं। अब धीरे धीरे करके जंग की टीम दिन रात मेहनत करती जाती है और हर एक काम को अच्छे से लगन से कंप्लीट करती है। अब इनका काम काफ़ी ज़्यादा बेटर था, तो इसी को देखते हुए अमेरिकन में और जंग में एक काफ़ी ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप बिल्ड होता है। आगे चल के अब वो वॉर तो ख़त्म हो जाती है, बट यहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन बन जाता है क्योंकि अब जंग का रिलेशन अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा क्लोज था और उनका रिलेशन अच्छा हो चुका था। तो सीधी सी बात है, साउथ कोरिया वाले भी उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे।
क्योंकि अमेरिका और साउथ कोरिया वालों का एक दोनों का भी एक रिलेशन था। तो इसी को देखते हुए जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो पूरे जंग को मिलने लगे साउथ कोरिया में। जहाँ वॉर में जितने रोड खराब हुई थी उसको रिकंस्ट्रक्शन करने का काम भी जंग को मिलता है। वहाँ का बड़ा डैम भी जंग बनाता है। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट को जंग करने लगता है। इसी चीज़ों को बनाने के लिए जिन मशीनों की उसको ज़रूरत पड़ती थी वो अमेरिका के साथ में अच्छा रिलेशन होने की वजह से उसको आसानी से अमेरिका से उन मशीनों को एक्सपोर्ट भी करवा लेता था। अब उसका कंस्ट्रक्शन कंपनी तो काफ़ी ज़्यादा बेटर चल रही थी, बट वो फिर से डिसाइड करता है कि अब उसको फिर से गाड़ी वाले सेक्टर में उतरना है। अब वो एक नए आइडिया के साथ में उतरता है, जहाँ वो अब गैरेज स्टार्ट नहीं करता है बल्कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करता है। अब उसके पास में बजट का प्रॉब्लम नहीं था, तो वो एक कंपनी बनाता है जिसका नाम रखा जाता है होंडा मोटर्स। अब इसके बाद में वो फोर्ड कंपनी के साथ में टाई अप करता है। वो फोर्ड के साथ में पार्टनरशिप के दौरान फोर्ड से गाड़ियों के पार्ट लेके साउथ कोरिया में असेंबल करता और उसी को बेचता। अब साउथ कोरिया की अगर पॉपुलेशन देखें तो उसके हिसाब से गाड़ियों का मार्केट काफ़ी ज़्यादा कम था। अब उसको ग्रोथ तो ज़्यादा मिलने से रही थी, तो वो डिसाइड करता है कि उसको और भी ज़्यादा दूसरे देशों में गाड़ियों को बेचना है। मार्केट उसको बढ़ाना था उसका बिजनेस, बट एग्रीमेंट के हिसाब से फोर्ड के साथ में जो किया था उसके हिसाब से उन दोनों की पार्टनरशिप टूट जाती है। अब उसके पास में कोई भी पार्टनर नहीं था, उसके पास में गाड़ियों का थोड़ा बहुत नॉलेज था। फोर्ड के साथ पार्टनरशिप टूटने के बाद में वो मित्सुबिशी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करता है और ये दोनों कंपनी मिलके अब पूरी दुनिया में गाड़ियों को सेल करने वाली थी। अब दोनों कंपनी मिलके एक नई कार बनाती है जो होंडाई की पहली कार होने वाली थी। होंडाई पॉनी नाम से उसको लॉन्च किया जाता है। ये कार इतनी ज़्यादा सस्ती होने की वजह से इस कार का सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और अब इसको साउथ कोरिया में नहीं बल्कि बाहर देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाने लगता है, जहाँ कनाडा में भी इसको पसंद किया जाता है। और अब ये डिसाइड करता है जंग कि इसको यूएसए में इस कार को बेचना है, बट यूएस की गवर्नमेंट इस कार को बेचने से बैन कर देती है क्योंकि वो उनके क्राइटेरिया में नहीं बैठ रही थी। बट जंग हार नहीं मानता है और इस कार को मॉडिफाई करता है यूएस के हिसाब से और वहाँ पर एक नए नाम के साथ में इसको लॉन्च कर दिया जाता है। अब इसके बाद में इसका सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, बट इस कार की सस्ती होने की वजह से इस कार का मजाक भी काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है। यूएसए में कई बार तो ऐसा भी बोला जा रहा था कि इस कार में अगर फुल टैंक कर दिया जाए तो इसका प्राइस कार से ज़्यादा तो फ्यूल का हो जाएगा। इसी के साथ में कार सस्ती होने की वजह से बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा इसको मेंटेन करना पड़ रहा था, बार बार गैरेज में ले जाना पड़ रहा था। तो इस वजह से इस कार का एक तरीके से यूएस में मजाक भी बन के रह गया, क्योंकि यूएस में काफ़ी ज़्यादा कंपनियां थी जो एक अच्छी कार प्रोवाइड कर रही थी। जंग की ये स्टोरी सुनने के बाद में आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि इस फेलियर के बाद में भी जंग हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगा। तो ये बात सही है, इसने ये कार फेल होने दी, बट इसके बाद में उसने कारों पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, अपने बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव किया, इंजन को इम्प्रूव किया और नए नए कार को लॉन्च करता गया और ये यूएसए में कार्स को फिर पसंद किया जाने लगा। जो उसका मजाक बन चुका था अब वही यूएसए इसके कार को पसंद करने लगा। आगे चल के इसने बहुत सारे कार्स को लॉन्च करता ही गया और एक टाइम पे ये 3rd नंबर की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जिसमें आपने देखा कि फेलियर को अगर डर के बैठ जाता जंग तो कब का वो खेतों में ही रह जाता, बट उसने फेलियर को डरा नहीं, काफ़ी ज़्यादा फेल हुआ वो, बट उसने आखिर तक अपनी दम लगा दी और लास्ट में दुनिया की 3rd नंबर की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ।